वो लगाया नहीं क्या? यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. I hope I am audible as well as visible to you all very clearly. Very good evening. Yes. अगर आपने लास्ट क्लास को लर्न कर लिया है तो इवेंचुअली इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट इन दिस एंटायर प्रोसेस, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स थे, दीज कॉन्सेप्ट्स आर नथिंग बट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. व्हाई इज इट सो? बिकॉज उन्हीं कॉन्सेप्ट से हम बहुत सारी चीजें आगे की ओर सीखेंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट द प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड साइमल्टेनियसली प्रेशर बेल्ट्स के साथ साथ कैसे इस धरती के ऊपर ये विंड सिस्टम डेवलप हुआ है. थर्डली, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे देन यू रियलाइज दैट जो ये विंड सिस्टम है उसमें डिफरेंट तरीके की विंड चलती हैं. विंड की स्पीड को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, जहां पे हमने देखा था कि जो प्रेशर जितना ज्यादा होता है, डिफरेंस जितना ज्यादा होता है, उतनी ज्यादा आपको विंड की स्पीड दिखाई देती है. राइट? I am doing good now. I'm really sorry for the cancellation of previous class just because of the health related concerns, and I will try my level best to keep classes on track. Right? And now those who have been asking whether to follow the NCERT wala or these lectures, please do follow these lectures first. Then when we will be entering to the next semester, then I will provide you with a better understanding of how exactly these phenomena are taking place. कैसे इन phenomena का formation हुआ है. पिछली क्लास के अंदर तो हमने सिर्फ यही जाना था कि इन phenomena का जो डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट हुआ एक पर्टिकुलर तरीके से, और उनकी वजह से उनका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है. We have seen the application of those particular aspects. जैसे आप अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो ओवरऑल एस्पेक्ट्स हैं विंड के, उन एस्पेक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर. और प्रेशर के कारण ही क्या होता है, ये विंड्स चलती हैं. राइट? बिना प्रेशर के ये विंड्स नहीं चलेंगी. और हमने ये भी बोला था कि विंड्स का जो नाम है वो दिया जाता है जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन से वो विंड का ओरिजिनेशन होता है. इसीलिए आपने देखा ईस्टर्ली, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली ऐसी विंड्स यहां पे हमें देखने को मिलती हैं. राइट? सो वी हैव आइडेंटिफाइड दीज विंड्स. इसके बाद ये ना आपको चैप्टर नंबर 5 दिखाई देगा, एक तो सोलर रेडिएशन का. उस चैप्टर को आप देखेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से कुछ चीजों को समझ पाएंगे. मूविंग अहेड नाउ, हमने अर्थ को एक सिस्टम माना और सिस्टम के अंदर हमने बहुत सारे इनपुट्स देखे. उन इनपुट्स में हम तीसरे मेजर इनपुट की ओर अब अग्रसर हैं, जिसमें मैंने आपको एक आइडिया पिछली क्लास में दे दिया था. और वो आइडिया क्या था मेरे बच्चा लोग? द आइडिया वाज रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी. ठीक है? अच्छा, सवाल पूछा गया विनय के द्वारा, मैं बता देता हूं. सवाल ये था कि क्या जब हम इन विंड्स की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली विंड्स को ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं? जितनी भी विंड्स होंगी उन विंड्स में लार्ज स्केल पे अगर आप देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये विंड्स जो हैं वो उनमें से ट्रेड विंड्स, ये जो विंड्स हैं नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो हैं, यही ऐसी विंड्स हैं जिसमें आपको रेगुलरिटी दिखाई देगी. बाकी की जो विंड्स हैं उन विंड्स के अंदर इतनी रेगुलरिटी नहीं दिखाई देती है. जैसे आप ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं तो वो ट्रेडमिल कॉन्टिन्यूअसली रेगुलर तरीके से चलती रहती है, इसीलिए इसको ट्रेड से ट्रेड विंड के नाम से जाना गया. एक तो ये कारण है. दूसरा कारण ये है मेरे दोस्तों कि ये वो एरिया है जहां पे दुनिया के अंदर लार्ज स्केल पे ट्रेड होता था. इस वजह से आपको वहां पे ट्रेड विंड्स के नाम से इन विंड्स को जाना जाएगा. राइट? सो नाउ
मूविंग अहेड, अब हम थर्ड इनपुट की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसे ही आप थर्ड इनपुट को देखेंगे यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, हम जा रहे हैं डिस्कस करने ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी के बारे में मैंने आपको एक बात बोली थी कि इसका मतलब क्या होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। इसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर कोई भी एक एयर का कोई भी एक यूनिट आप देखते हैं, मतलब आप पूरी सराउंडिंग की एयर नहीं, कुछ भाग, एयर का कुछ भाग, पार्ट ऑफ एयर देखते हैं, उस पार्ट ऑफ एयर को जब आप देखेंगे तब पता लगा कि इसके अंदर मान लीजिए वाटर वेपर 10 ग्राम है और इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। इसका जो वॉल्यूम है वो है 1 मीटर क्यूब। तो यहां पे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को जानते हैं 10 ग्राम्स पर मीटर क्यूब, 10 ग्राम्स पर मीटर क्यूब। यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी शोकेस करती है कि कितना वाटर वेपर इस पर्टिकुलर एयर के पार्ट के अंदर कन्फाइंड है। यहां से मेरे सारे प्यारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से एक चीज को सोच ले और समझ ले, वो क्या है। द आइडिया हियर इज, जो ये वाटर वेपर है ना, ये वेपर की फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड की फॉर्म में नहीं। किसकी फॉर्म में होना चाहिए, वेपर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में नहीं। और आप जानते हैं एक चीज को बहुत गौर से दिमाग लगा के जवाब देना मेरे प्यारे बच्चों, कि आप अगर ट्रोपोस्फेयर में हैं और ट्रोपोस्फेयर में अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर क्या होता है, प्लीज टेल मी। विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आज हम इस पूरे के पूरे एस्पेक्ट के प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। जब इसका वाई क्यों पूछा सत्यम आपने, जब ये है ही वाटर वेपर तो हम इसको वेपर की फॉर्म में ही देखेंगे, लिक्विड की फॉर्म में क्यों देखेंगे, है ना। यहां से आपके जो चक्षु हैं वो ओपन हो जाएंगे, बिल्कुल खुल जाएंगे, त्रिनेत्र कैसे, उसको समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि अगर मान लीजिए आपको वाटर ड्रॉपलेट्स, जब आप वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, वी कॉल दिस प्रोसेस एज इवेपोरेशन। और इस इवेपोरेशन से हमें किस चीज का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है, वी सी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। हमें किसका फॉर्मेशन दिखता है, वाटर वेपर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वाटर वेपर से वापस वाटर ड्रॉपलेट में आना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। चलिए, ये हो गया एक भाग। अब मैं आपको आज का कॉन्सेप्ट नंबर 1 बता रहा हूं, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपके लिए पूरा क्लाइमेटोलॉजी विल बी केक वॉक। कैसे, समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, बहुत गौर से, बहुत प्यार से समझना। ये एक सरफेस है, इस सरफेस का टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया। और इस सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि ये ऐसा रीजन है जहां पे सनलाइट बिल्कुल सीधी पड़ रही है, सनलाइट बिल्कुल सीधी आ रही है। इंसोलेशन के कारण द टेम्परेचर ऑफ दिस सरफेस हैज इंक्रीज्ड, राइट। जैसे ही टेम्परेचर इसका इंक्रीज हुआ, वैसे ही क्या हुआ बच्चा, जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसके संपर्क में कुछ हवा थी इस पूरे रीजन के अंदर, ये हवा इसके संपर्क में आई। जो भी हवा, एयर दैट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस सरफेस, सब कुछ लिख रहा हूं, एयर जो कि कॉन्टैक्ट में आएगी इस सरफेस के, कॉन्टैक्ट विद सरफेस, एयर दैट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस सरफेस, वो एयर क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। एयर क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। और आप जानते हैं जो वार्म एयर होती है वो हल्की होती है। जैसे पानी, गर्म पानी कंपैरेटिवली हल्का होता है, वैसे ही गर्म हवा भी क्या होती है, हल्की होती है।
गर्म हवा भी क्या होती है, हल्की होती है। और हल्की चीज क्या नीचे की ओर बैठती है या ऊपर की ओर? सर ऊपर की ओर राइज करेगी। ये क्या करेगी? राइज करेगी। ठीक है सर, ये हवा क्या करने लगी? राइज करने लगी। बट सर हम एक बात जानते हैं कि इस हवा के अंदर क्या क्या होगा। इस हवा के अंदर सर वाटर वेपर भी है और इस हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। इस हवा के अंदर वाटर वेपर भी है और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। हमने तो सिर्फ इतना समझा कि इसके अंदर सर वाटर वेपर का प्रेजेंस था, वाटर वेपर का प्रेजेंस था। अब जब ये हवा ऊपर उठेगी, इसके अंदर जो पानी के वाटर वेपर के जो कण होंगे, जो वाटर वेपर हैं, जैसे ये एयर राइज हुई, एयर की राइजिंग के कारण आपने खुद ने बताया सर टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वाटर वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज होते ही कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? सर कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? कंडेंसेशन का। और कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्या बनेंगे? वाटर ड्रॉपलेट। और अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञात है, आप अगर शिमला या किसी रीजन में जाते हैं तो आपको पता होगा, आपने बादलों के अंदर हाथ लगाया तो आपके हाथ में पानी आ जाता है। बेसिकली आज के बाद मेरा हर बच्चा एक चीज अपने दिमाग में, अपने दिल में डाल लेगा, वो ये है कि क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड्स आर टाइनी ड्रॉपलेट्स। टाइनी मतलब वो छोटे छोटे, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। पानी के छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? क्लाउड्स कहते हैं। होता यह है, जब कंडेंसेशन होना होता है, उस कंडेंसेशन के प्रोसेस में जो वाटर वेपर होती हैं, जो वाटर वेपर होती है, इस वाटर वेपर का जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इस वाटर वेपर का जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मान लीजिए ये एक सरफेस था, यहां से हवा राइज की। जब हवा राइज की तो यहां पे वाटर वेपर जो थी, ये जो वाटर वेपर है जो मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है? वाटर वेपर है। अब ये वाटर वेपर क्या होना शुरू होगी? कंडेंस होना शुरू होगी। ये वाटर वेपर क्या होना शुरू होगी? कंडेंस। बट मेरे दोस्तों, आज के बाद यहां पे बैठा हर व्यक्ति ये चीज याद रखे, कंडेंसेशन के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तीन चीजों की आवश्यकता है। पहली, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। क्या होना चाहिए? वाटर वेपर होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए टेम्परेचर का कम होना, क्योंकि जब टेम्परेचर कम नहीं होगा तो कंडेंसेशन कैसे होगा। और तीसरा, इसको चाहिए कुछ डस्ट पार्टिकल्स। क्यों चाहिए डस्ट पार्टिकल्स? क्योंकि जब ये कंडेंसेशन होना होता है, जब ये पानी की ड्रॉपलेट्स बनेंगी, इन पानी की ड्रॉपलेट्स को एक सरफेस चाहिए होता है, जिसके सराउंडिंग में ये जो सरफेस है, दिस सरफेस एक्ट एज द रेस्टिंग प्लेस। द सरफेस एक्ट एज द रेस्टिंग प्लेस मतलब क्या है? जो वेपर पानी में बदलेगी, उस वेपर को रोकने के लिए एक सरफेस चाहिए जिसके ऊपर ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हो। जैसे अगर आप केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से हैं तो आपको यह पता होगा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको होने के लिए, जिनको करने के लिए क्या चाहिए होता है? सरफेस की आवश्यकता होती है। कंडेंसेशन के प्रोसेस को होने के लिए भी वी नीड अ रेस्टिंग प्लेस, जिसके अराउंड, जिसके ऊपर आके वाटर वेपर रुका, इसका तापमान ठंडा हुआ और ये कंडेंसेट हुआ, इसका कंडेंसेशन हुआ। इन्हीं को हम डस्ट पार्टिकल्स के रूप में देखते हैं। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये किसका काम करते हैं? सर ये रेस्टिंग प्लेस का काम करते हैं। अगर इस धरती में एटमॉस्फेयर के अंदर ये डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे तो कंडेंसेशन नहीं होगा। इसीलिए इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। वी कॉल दिस एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब है पार्टिकल और प्लेस। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो अपना प्यार, अपनी वफा
दिखाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ अटैच होते हैं, वाटर को क्या करते हैं, अपनी ओर अटैच करते हैं, उसे हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। अब एक बात बताओ, जब आपने एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन पढ़ा तब आपने देखा कि सर एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस होती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर होता है और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल की तो टेंशन है नहीं, वन। सेकंड, जब ये हवा राइज करेगी तो तापमान क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये आपको याद है। थर्ड, वाटर वेपर का प्रेजेंस है। इसका मतलब ये तीनों चीजें अगर उपलब्ध होंगी तो क्या छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लगेंगे? यस। जो ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, कितने, मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स जब आपस में जुड़ने लगते हैं तब किसका फॉर्म करते हैं, मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन विद ईच अदर, क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं खुद के साथ, कंबाइन विद ईच अदर। तो आपको किसका फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, you will see the formation of clouds. This is very easy process to understand and comprehend. Why is it so? Just because of a fact that this process of condensation is responsible for the formation of clouds. इसी कारण से आपने एक चीज देखी होगी कि जब बारिश आती है, मान लो आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है और बारिश हुई, तो आपकी गाड़ी का जो आगे विंडशील्ड है उस पे ना डस्ट पार्टिकल के निशान पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। मेरे को एक दिन लगा ऐसा क्यों हुआ, पानी बरसा है जब, तब पानी के बरसने से ये तो पूरा का पूरा साफ हो जाना चाहिए था, ये गाड़ी तो और गंदी हो गई। तो बाद में पता लगा कि जो ये पानी बरसा है, इसके ऊपर जो ये कंडेंसेशन हुआ था, ये किसके ऊपर हुआ था, डस्ट के ऊपर हुआ था। इस कारण से जब बारिश होती है तो ये डस्ट पार्टिकल भी साथ आते हैं। अब आगे बढ़ें, हम यहां पे इस प्रोसेस में देखें, ये हवा राइज की, बिल्कुल सर, इसके राइजिंग में क्या वाटर वेपर था? हां जी सर था, मान के चल रहा हूं था। क्या सर एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं? बिल्कुल सही बात है, एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर भी है। और राइज करने से क्या सर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ? यस। तो क्या ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं? यस सर, तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। इसकी वजह से क्या बनेंगे, क्लाउड्स। इसकी वजह से क्या बनेंगे, क्लाउड्स। और जब क्लाउड्स बनेंगे तो इसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि आपको रेनफॉल दिखाई दे। ये जो प्रोसेस है, अगर आपको समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप, सरफेस का गर्म होना, गर्म सरफेस के साथ जो हवा संपर्क में आई उसका हल्का हो जाना, हल्का होते ही उसका ऊपर की ओर उठ जाना, और जब ये ऊपर उठेगी तो यहां पे कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। और जब हवा ऊपर उठी तो तापमान क्या हो गया, कम, वाटर वेपर था, डस्ट पार्टिकल था। अब सर इसका ह्यूमिडिटी से क्या रिलेशन है? ह्यूमिडिटी से इसका एक सिंपल रिलेशन है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर इन ग्राम्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए यहां पे जो हवा राइज हुई है, इसके अंदर वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा है, तो क्लाउड्स जो होंगे वो भी बहुत थिक होंगे या थिन होंगे? सर बहुत मोटे डेवलप्ड क्लाउड्स होंगे। और अगर ये थिक क्लाउड्स होंगे तो बारिश होने के, रेनफॉल होने के जो चांसेस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। टेल मी वन थिंग, हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? बहुत धीरे पढ़ा है, रिपीट में नहीं करूंगा, पहले ही बता रहा हूं।
डन। सो अब हमें एक चीज समझ में आई, वो ये है कि बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ अब अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि ह्यूमिडिटी का जो आउटपुट है, ह्यूमिडिटी का जो आउटपुट है वो हमें किस रूप में दिखाई देता है? कंडेंसेशन के रूप में। और ये जो कंडेंसेशन है हमें किस रूप में दिखाई देता है? क्लाउड्स के रूप में। कंडेंसेशन किस रूप में दिखाई देता है? क्लाउड्स के रूप में। और जब बादल बहुत घने बादल होते हैं तो इसको हम थिक क्लाउड्स के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? थिक क्लाउड के नाम से जानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं एक चीज को कि जब ये बादल, ये जब हवा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद, ये जब हवा ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद ये हवा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगी, वो हम बाद में देखेंगे। ये फॉर्मेशन है क्लाउड का। अब क्या होता है, क्लाउड को ना डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है। क्लाउड्स जो हैं उनको हम डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानते हैं। पहले तो एक जनरल कैटेगरी क्लाउड की बात करें, जनरल आइडिया ऑफ क्लाउड्स, जनरल आइडिया ऑफ क्लाउड्स, आइडिया ऑफ क्लाउड्स। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत गौर से प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। हुआ ये कि जब भी आपने क्लाउड्स देखने हैं, पहले तो क्लाउड को दो भागों में एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्हें नाम भी देते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्लाउड है, इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में हम इनकी थिकनेस के अकॉर्डिंग देखें तो क्लाउड्स दो तरीके के हैं, थिक क्लाउड्स और थिन क्लाउड्स। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए, बहुत गौर से सुनना, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो भी हो जाएंगे और बाकी ये क्लैरिटी आपको कोई और देगा नहीं। अगर मान लो आपको थिक क्लाउड्स देखना है, मैंने बोला ये एक रीजन है, इस रीजन में ये सरफेस बहुत ज्यादा गर्म है, वार्म सरफेस है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इसके संपर्क में कोई हवा अगर आती है तो क्या वो हवा, क्या वो एयर वार्म हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है सर, हवा गर्म हो जाएगी। मैं कहता हूं, इफ आई कंसीडर दिस एयर हैज हाई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, हाई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसका मतलब क्या होगा कि इस एयर के अंदर वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी कारणवश ये हवा राइज कर गई, अगर किसी कारणवश ये हवा राइज कर गई तो राइज होते ही इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। डस्ट पार्टिकल्स हैं ही, कंडेंसेशन होने के बाद क्या फॉर्म होंगे? क्लाउड्स। हवा इसके संपर्क में आई, संपर्क में आते ही यह हवा क्या करने लगी? ऊपर की ओर उठने लगी। यह हवा ऊपर की ओर उठने लगी। जब यह हवा ऊपर की ओर उठने लगी है मेरे दोस्तों, तो क्या इसका टेम्परेचर कम हुआ? बिल्कुल सही बात है। क्या कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया? यस। क्लाउड बन गए? यस। तो क्या यहां पे अगर आप इस डायरेक्शन में खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं, आपको दिखने लगेगा कि ये क्लाउड्स, जैसे जैसे हवा ऊपर जाती जा रही है वैसे वैसे कंडेंसेशन होता जा रहा है। जैसे जैसे ये हवा ऊपर की ओर जाती जाएगी वैसे वैसे इस हवा के अंदर जितने भी वाटर वेपर होंगे वो सारे कंडेंस होते जाएंगे। अगर वो सारे कंडेंस होंगे तो क्या बनेगा? बादल बनेगा। अब जब ये ऐसा बादल बना
तो ये थिन है या थिक है? सर दिस इज थिक क्लाउड, थिक क्लाउड। और यहां से कोई सनरेज आने की कोशिश करे तो सनलाइट क्या आ सकेगी? सर नहीं आ सकेगी, ये वापस चली जाएगी। इसीलिए यहां खड़े हुए व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जब बारिश होने वाली होती है तब आसमान में एकदम घनघोर घटाएं छा जाती हैं। वो घनघोर घटाएं छाने का मेजर कारण क्या है? बेटा सनरेज अब आ नहीं पाती आप तक, इसीलिए आपको बादल काले कलर के, ग्रे कलर के, डार्क कलर के दिखने लगते हैं। अगर आप किसी दिन फ्लाइट लेके जाओगे ना, फ्लाइट पे जाओगे तो पता चलेगा, अगर फ्लाइट उड़ गई, अहमदाबाद में नहीं गिरी, तो यहां पे आपको पता लगेगा कि बादल का कलर तो व्हाइट ही है, बट यहां से मुझे क्या दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि कोई भी रेज इससे पास हो नहीं पा रही। राइट? तो ये वो क्लाउड हैं जो कि थिक क्लाउड होते हैं। अब दिमाग लगा के ये जवाब दो, इस व्यक्ति के परिदृश्य में देखूं तो ये बादल तो बहुत ही नजदीक है, इसलिए इन्हें हम लो क्लाउड्स के नाम से जानते हैं। इन्हें हम किस क्लाउड्स के नाम से जानते हैं? लो क्लाउड्स के नाम से जानते हैं। और ऐसे बादल जो घनघोर घटाएं छा जाती हैं उस समय बनते हैं, उन बादलों को हम रेनफॉल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। रेनफॉल की पॉसिबिलिटी जो है वो यहां पे आपको बढ़ती हुई दिखेगी, रेनफॉल की पॉसिबिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी। ऑन दी अदर हैंड व्हाट हैपेंड इज, ये एक सरफेस था, सरफेस गर्म हुआ, हवा संपर्क में आई, राइज हुई, बट अगर वाटर वेपर का अमाउंट कम है तो क्या ऊपर राइज होने पे कंडेंसेशन अच्छे से हो पाएगा? नहीं सर, कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। इस वजह से जब ये हवा राइज हो रही है, बादल अभी बनने स्टार्ट नहीं हुए, बट जब हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया, तब बादल बनने स्टार्ट हुए। और ये बहुत पतले से बादल बनेंगे, और यहां पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो होगा उससे इस बादल की दूरी बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए जो थिन क्लाउड्स जो होते हैं ये कंपैरेटिवली आपको हाई क्लाउड्स के रूप में दिखाई देंगे। ये कैसे दिखाई देंगे? हाई क्लाउड्स। और इनसे क्या रोशनी पार कर जाएगी? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आपको जनरली ये किस कलर के दिखाई देते हैं? व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। और ये बादल आपको कैसे दिखाई देते हैं? डार्क कलर के बादल दिखाई देते हैं। राइट? तो क्या मैं कह सकता हूं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से आपको बादलों का डिफरेंट हाइट दिखाई दे रहा है, उनका कलर भी डिफरेंट हो रहा है। तीसरी बात, क्या मैं कह सकता हूं कि हाइट विल डिटरमाइन बादलों का कलर कैसा होगा? यस। अगर सर लो क्लाउड्स हैं तो डार्क हैं, हाई क्लाउड्स हैं तो व्हाइट हैं। अगर यहां पे मीडियम लेवल पे क्लाउड बन जाते हैं तो वो कंपैरेटिवली इससे कम और इससे ज्यादा क्या होते? डार्क होते, ग्रेइश कलर के बादल हमें दिखाई देते। इसका मतलब यह हुआ कि इन बादलों का बनना निर्भर कर रहा है किस पे? वाटर वेपर पे। अगर वाटर वेपर नहीं होगा तो बादलों का बनना होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। वाटर वेपर कम होगा तो बादल बहुत दूरी पे बनेंगे, थोड़ा ज्यादा होगा मीडियम हाइट पे बनेंगे, और थोड़ा ज्यादा होगा लो हाइट पे बनेंगे। टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट? राइट? A for yes, B for no. प्रोसेस सब जगह पे सेम है, सेम प्रोसेस है। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया।
चलो, इसका मतलब यह है कि एक तो यह आइडिया हुआ कि ये बादल घने हैं, ये बादल थोड़े कम हैं। अगर ये इतनी ऊपर गए हैं तो इनसे वाटर वेपर भी कम था, वाटर वेपर कम था तो रेनफॉल के चांसेस जो हैं वो भी क्या होंगे, कम होंगे। रेनफॉल के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। डन। सो दिस इज द आइडिया। अब मुझे आइडिया मिल गया है क्लाउड्स कितने तरीके के होते हैं। अब मुझे थोड़े से इनके नाम याद करने हैं। ठीक है, नाम कैसे याद करने वो बताता हूं। अब हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। सबसे पहला अगर आप देखेंगे, क्लाउड्स को उनकी हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, उसके साथ साथ उनके शेप के अकॉर्डिंग भी। राइट। जैसे अगर मैं बोलूं हाइट के अकॉर्डिंग, हाई क्लाउड्स जो होते हैं, हाई क्लाउड्स को हम सिरस क्लाउड कहते हैं। अब ये नाम है किसी ने रख दिए। जो मीडियम हाइट पे होते हैं इन्हें हम ऑल्टो क्लाउड्स के नाम से जानते हैं। राइट। और जो लो हाइट पे होते हैं इन्हें हम स्ट्रेटो क्लाउड के नाम से जानते हैं। शेप के मुताबिक अगर देखें हम, कुछ क्लाउड्स आपने देखे होंगे इस तरीके के जो बचपन में अभी तक बनाए हैं, कॉटन वूल लाइक क्लाउड, है ना, कॉटन, ओहो, कॉटन वूल लाइक क्लाउड। जब कॉटन वूल लाइक क्लाउड देखते हैं तो इन्हें हम क्यूमुलस क्लाउड के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट एज क्यूमुलस क्लाउड्स। और कुछ ऐसे क्लाउड्स हैं जो ये क्यूमुलस क्लाउड्स तो ऐसे दिखेंगे, कुछ ऐसे क्लाउड्स हैं इस तरीके से दिखेंगे। ये जो क्लाउड्स हैं लेयर्ड क्लाउड्स हैं क्योंकि इनमें लेयर्स हैं। लेयर्स को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम स्ट्रेटा कहते हैं, इसलिए इन क्लाउड्स को, लेयर्ड क्लाउड्स को हम स्ट्रेटस क्लाउड के नाम से जानते हैं। लेयर्ड क्लाउड्स को स्ट्रेटस क्लाउड के नाम से जानते हैं। राइट। फिर सर कुछ एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, नॉट एवरी क्लाउड, ये लिख लीजिएगा, नॉट एवरी क्लाउड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल। यहां पे बता देता हूं, नॉट एवरी क्लाउड is responsible for rainfall, is responsible for rainfall। सारे क्लाउड रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जो क्लाउड रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम रेन बियरिंग क्लाउड्स के नाम से जानते हैं। वी कॉल देम एज रेन बियरिंग क्लाउड्स। इन रेन बियरिंग क्लाउड्स को हम किस नाम से जानते हैं? निम्बस नाम से जानते हैं। वी कॉल देम एज निम्बस क्लाउड्स। वी कॉल देम एज निम्बस क्लाउड्स। अगर ये याद कर लिया तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी। कैसे? सर अब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के बारे में जानकारी दे दो। क्या है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के बारे में जानकारी? देखिएगा, सबसे हाई क्लाउड्स जो होंगे उनको हम सिरस क्लाउड्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। बट सर कुछ ऐसे हाई क्लाउड हो सकते हैं जिनकी शेप कॉटन तरीके से हो, कुछ ऐसे हाई क्लाउड हो सकते हैं जो कि लेयर्ड शेप में हो। जो लेयर्ड शेप में होंगे उन्हें हम सिरोस्ट्रेटस कह देंगे।
सिरोक्यूमुलस कह देंगे। अब तो हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाना है, सिरोक्यूमुलस कह देंगे। एक बात और देखो, जब किसी ने मुझे बोला कि सर तो सिरोनिम्बस भी तो होना चाहिए, मैंने उसको एक बात समझाई कि तेरे को पहली स्लाइड में यह बताया था कि जो हाई क्लाउड्स होते हैं वो रेनफॉल नहीं करते हैं। इसका मतलब हाई क्लाउड के अंदर आपको निम्बस क्लाउड मिलना मुश्किल है। ठीक है सर। फिर आते हैं मिडिल लेवल पे। सर मिडिल लेवल पे जो क्लाउड्स हैं वो क्या होंगे? सर ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो क्यूमुलस एंड सर ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो स्ट्रेटस बिल्कुल सही है, ऑल्टो क्यूमुलस एंड ऑल्टो स्ट्रेटस। डन रहा। अब किसी ने मुझसे पूछा कि सर सिर्फ ऑल्टो नहीं होता? नहीं बेटा, सिर्फ ऑल्टो नहीं होता, ऑल्टो वैसे भी मारुति सुजुकी के साथ लिख के आती है, इसलिए ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस। सिरस के केस में ये स्पेसिफिक और एक स्पेशल केस है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर ना तुमने किया ना मैंने किया, ये नोमेनक्लेचर तो हो गया। जिसने किया उसने ऑब्जर्व किया कि ऑल्टो नाम का कोई क्लाउड नहीं होता, इसमें या तो ऑल्टो मिडिल हाइट पे क्यूमुलस क्लाउड होते हैं या स्ट्रेटस होते हैं। अब फिर मुझसे किसी ने पूछा सर ऑल्टो निम्बस हो सकते हैं? मैंने फिर उसको बोला कि बारिश करने वाले क्लाउड तो कौन से हैं? लो क्लाउड्स हैं। तो एक बात तो तय है, निम्बस जो है वो लो क्लाउड के साथ एसोसिएटेड होगा। डन रहा। यहां से एक बात समझ में आई, वो ये थी कि जो ये क्लाउड्स होते हैं लो लेवल पे, इनको हम दो तरीके से देखते हैं। फर्स्ट इज निम्बस एंड क्यूमुलस, इन दोनों का मिलन, जिसको बोला जाता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड के नाम से। दूसरा सर निम्बो स्ट्रेटस, ये आप अगर हटा भी देंगे तो भी चलेगा, कोई फाइट नहीं है, ये बाद में हम समझते रहेंगे। तीसरा अगर हम देखें तो निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस। इन 6-7 क्लाउड में से सबसे ज्यादा अगर चांसेस हैं रेनफॉल के तो वो किन क्लाउड्स में है? इन क्लाउड्स में है। ये वो क्लाउड्स होते हैं जो कि रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? रेन बियरिंग क्लाउड्स। बस आपको यह समझना है कि अगर बचपन में मिलान किया है गणित में तो ये गणित में मिलान जैसे ही हैं। आपने याद कर लिया सिरस और ऑल्टो, इधर याद कर लिया क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस, फिर इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। सिरस अकेला सिरो क्यूमुलस, सिरो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्ट्रेटस, फिर निम्बो स्ट्रेटस, क्यूमुलो निम्बस। इस तरीके से 2 मिनट अगर आप खुद को इत्मीनान से इस पर्टिकुलर नोटबुक में देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, दिस थिंग विल बी एंटायरली योर्स, बिलीव मी, ये हमेशा आपकी हो जाएगी। साइड में हो गया हूं, आई एम गिविंग यू टाइम टू रिमेंबर दीज नेम्स। फिर मैं आपको इनकी तस्वीरें दिखाता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगा। यहां से एक चीज और समझ में आई, जो ये हाई क्लाउड्स होते हैं ना, इनका कलर होगा व्हाइट, बिल्कुल, इनका कलर होगा ग्रे, बिल्कुल, और इनका कलर होगा डार्क, इनका कलर होगा डार्क, डार्क कलर, ग्रे कलर और व्हाइट कलर। और एक बात का जवाब देना, जितने ज्यादा हाई लेवल पे होंगे उतना ज्यादा उनके अंदर पानी होगा या बर्फ होगी? मैंने बोला कि सर अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ऊपर जाते जाते तक तो यहां तो हमें बर्फ दिखाई देगी और यहां पे हमें पानी दिखाई देगा, बिल्कुल। तो हाई क्लाउड्स के अंदर जनरली हमें क्या दिखाई देती है? आइस। यहां पे हमें वाटर दिखाई देता है, यहां पे भी हमें वाटर ही दिखाई देगा। जनरली वाटरी क्लाउड्स हैं,
ये भी क्या है, वाटरी क्लाउड्स हैं। ये आइस क्रिस्टल्स यहां पे आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जितना हाइट ज्यादा है उतना ज्यादा इसका क्रिस्टल बनने का, आइस बनने का चांस होगा। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया। बेसिकली अब सीरियस लोग रह गए हैं जिनको समझ में आता जा रहा है। बहुत बढ़िया। नाउ लेट मी शो यू। चैट बंद करने से ये फायदा है, कंटेंट भी ज्यादा डिस्कस होता है और बच्चे को समझ में भी ज्यादा आता है। अब मैं आपको इन क्लाउड्स के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। देखिएगा, यहां पे ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्लाउड्स हैं। सबसे पहले ये जो क्लाउड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं सिरस क्लाउड। कैसा कलर है? व्हाइट कलर है। इनको देख के क्या आपको लग रहा है बारिश होगी? सर, इनसे तो बारिश होने के चांस नजर नहीं आते। दीज आर टर्म्ड एज सिरस क्लाउड। बिल्कुल सही है। देन सेकेंड हेयर इज, सर सिरोस्ट्रेटस। लग रहा है बारिश करेंगे, बट ये भी बारिश नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टली डेवलप्ड क्लाउड है, मतलब ये भी बारिश नहीं करेंगे। इनको हमने क्या बोला? सिरोस्ट्रेटस। तीसरा क्या होगा? सिरोक्यूमुलस। ये देखिएगा, इसको हम बोलते हैं सिरोक्यूमुलस क्लाउड। अब आज जरूर कल का दिन जब होगा तब बादलों को देख के कोशिश कीजिएगा पहचानने की कि कौन से क्लाउड्स हैं। नेक्स्ट हेयर वी हैव इज द ऑल्टोस्ट्रेटस। सर, यहां पे कलर ग्रेइश हो गया है। कलर क्या हो गया? ग्रेइश हो गया। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा? वाटर होगा। सर ये स्ट्रेटस हैं, तो कैसे मैनर में होंगे? सर ये लेयर्ड मैनर में होंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ऑल्टोक्यूमुलस। यहां पे भी बीच बीच में ग्रेइश कलर दिख रहा है आपको। सो यहां पे सर कॉटन वूल लाइक होंगे। कॉटन वूल लाइक। हाइट मीडियम है, मीडियम हाइट है। और बारिश के चांस, रेनफॉल के चांस क्या है? कंपैरेटिवली कम है। रेनफॉल के चांसेस क्या है? कम है। हो गया, डन। देन मूविंग अहेड, निम्बोस्ट्रेटस। अब बताओ बारिश होगी कि नहीं? यस, डार्क क्लाउड्स हैं। डार्क क्लाउड्स हैं, बिल्कुल सही बात है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर इज, इन द डार्क क्लाउड्स वी रियलाइज दैट these are responsible for rainfall, but responsible for rainfall तो ये वाले क्लाउड्स भी हैं, ये वाले भी हैं। रिस्पॉन्सिबल तो ये वाले भी हैं। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स। वापस आता हूं ऊपर और आपको समझाता हूं एक बढ़िया खूबसूरत सी बात। वो क्या है? देखिएगा, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड डार्क हैं, वाटरी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि रेनफॉल, मध्यम मध्यम सी बारिश हो रही है, कोई बिजली नहीं खड़क रही, बिल्कुल कोई थंडर स्टॉर्म नहीं है, कोई लाइटनिंग नहीं है, कोई शोर नहीं, बस बरसता जा रहा है, बरसता जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज बारिश है, जेंटल, मॉडरेट, लॉन्ग ड्यूरेशन रेनफॉल है। जेंटल मतलब ड्रिजलिंग है, मॉडरेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन
रेनफॉल है, लॉन्ग ड्यूरेशन रेनफॉल है, तो इस केस के अंदर कौन से क्लाउड बनते हैं? निम्बोस्ट्रेटस। कौन से क्लाउड बनते हैं? निम्बोस्ट्रेटस। बट अगर थंडर है, लाइटनिंग है, थंडर है, लाइटनिंग है ना, हैवी रेनफॉल है, इस केस के अंदर आपको कौन से क्लाउड मिलेंगे? क्यूमुलोनिम्बस। नाउ टेल मी इन द आंसर बॉक्स, टेल मी हेयर, क्लाउड बर्स्ट के समय बहुत तेजी से बारिश हो जाती है, कौन से क्लाउड्स बने होंगे? क्लाउड बर्स्ट के समय बनने वाले क्लाउड कौन से होंगे? निम्बोस्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस ये कॉपर और निकल नहीं है, क्यूमुलोनिम्बस। टेल मी, द पोल स्टार्ट्स नाउ। बताइएगा, निम्बोस्ट्रेटस या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बर्स्ट में कौन से क्लाउड्स बनते होंगे? Which type of clouds do you observe when we see the cumulonimbus cloud? When we see the cloud burst? आंसर दे दिया मुझे लगता है मैंने। I'm waiting for a response. The moment the poll will be stopped, I will see 100% सही आना चाहिए, मजा आ जाएगा। एक दिन 100% आ जाए, फोटो खींच के लेके जाऊंगा अपने साथ। The answer here would be B, cumulonimbus. अरे यार, अभी भी लोगों को कैसे लग रहा है कि निम्बोस्ट्रेटस होगा? दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, दिस वुड बी द करेक्ट। मैं तो 100% सोचा था, क्योंकि देखो क्या होता है। अब मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से थंडर स्टॉर्म समझाऊंगा, ध्यान से समझना क्या होता है, कैसे होता है, क्यों लाइटनिंग आती है, क्यों चार्ज डेवलप होते हैं, कैसे बारिशें होती हैं, सब चीजों को समझेंगे एकदम पूरा गौर से। बस पहले एक चीज जाने कि क्लाउड बर्स्ट जो होता है, क्लाउड बर्स्ट जो है इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसका मतलब होता है थंडर स्टॉर्मिक रेनफॉल। इसका मतलब क्या है? थंडर स्टॉर्मिक और हैवी रेनफॉल। अब ये हैवी रेनफॉल का क्या क्राइटेरिया है, इसे समझें। हैवी रेनफॉल का मतलब है, अगर मान लीजिए मैं इस रीजन में रहता हूं, राइट, यहां पे बादल बने हुए हैं, इस रीजन के अंदर मेरे से दूर 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर, बेसिकली ये जो एरिया है, दिस इज 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर एरिया। इस एरिया के अंदर 10 सेंटीमीटर पर आवर, एक घंटे में 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाए, उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। मतलब यह है बेटा कि क्लाउड बर्स्ट ऐसा नहीं है कि बादल फटेगा फिर ऊपर से कोई इंद्रदेव नीचे आएंगे, नो, ऐसा नहीं है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाना। अब ये ज्यादा का क्या क्राइटेरिया है? सरकार कहती है मैं जहां से 10 किलोमीटर, मेरे इस साइड 10 किलोमीटर का ये एरिया, जो 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर का रीजन होगा, इस रीजन में अगर एक घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाए, उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अब एक व्यक्ति आया, मुझे कहता कि सर 10 सेंटीमीटर कैसा होता है वो तो बता दो। मैंने उसको बोला ये राजस्थान है, राजस्थान के इस एरिया में 0 सेंटीमीटर साल भर में बारिश होती है, 0 सेंटीमीटर साल भर में, और यहां एक घंटे में 10 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब मान के चलना एक घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश अगर हो गई तो गुड़गांव तो 10-12 दिन के लिए बंद, डन डस्टेड हो जाएगा।
एकदम गेम ओवर, खत्म, टाटा बाय बाय, ये सब हो जाएगा। इसका मतलब है, इसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या है, यहां पे हैवी रेनफॉल है, थंडरस्टॉर्मिक रेनफॉल है। तो ये जो थंडरस्टॉर्मिक रेनफॉल है, ये किसके साथ एसोसिएटेड होगी बेटा? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड के साथ। किसके साथ? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड के साथ। सर अब ऐसा क्या खास है इनके अंदर जो बारिशें बहुत होती हैं, ये सब बता दो। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। बस हमें अभी समझना है कि थंडर स्टॉर्म्स क्या हैं। अभी हमें समझना है कि थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं। हमें अभी ये नहीं पता कि थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं। सर ये समझा दो, मजा आ जाए। मैंने बोला कि थंडर स्टॉर्म्स को अगर समझना है तो यू हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेनफॉल फर्स्ट। पहले तो पता हो बारिश का, कि बारिश कब होती है कब नहीं होती। मेरे यहां पे बादल तो बनते हैं राजस्थान में, बट बारिश नहीं होती। किसी के यहां बादल बनते हैं, उसी समय बारिश हो जाती है। ये किस चीज पे निर्भर करता है सर? तो मैंने आपको पहले बोला कि रेनफॉल को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी है। पहली बात तो रेनफॉल को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। ये जो वर्ड है इसे हम क्या कहते हैं? रेनफॉल अगर आप देखें तो प्रेसिपिटेशन इसकी एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर ही आपको क्या दिखाई देगा? रेनफॉल। यहां हमारे पास दो चीजें हैं जिसको हमने जानना है। वन इज टाइप्स एंड सेकेंड फॉर्म्स। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का टाइप और फॉर्म बता दे, बस यहां से हमें आगे की ओर अग्रसर होना है। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है सर, पहले तो हम एक काम करते हैं, फॉर्म्स की ही बात कर लेते हैं। फॉर्म्स में सर डिफरेंट तरीके के हमें फॉर्म्स दिखाई देंगे। जैसे कि सर कभी कभी होता है स्नोफॉल, कभी होता है ड्रिजल, है ना, कभी होता है रेनफॉल, कभी होता है सर ओले गिर जाते हैं, हेल्स, और कभी हम इसे कहते हैं स्लीट। अब आज मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपके जो वहम थे वो सारे दूर हो जाएंगे। पता लग जाएगा वेदर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, है ना। कोशिश करता हूं, यस नो में जवाब पूछूंगा आपसे। अभी तक सब समझ में आया ना? पहले तो ये जवाब दे दो, अभी तक समझ में आया ना मेरे बच्चों? ए फॉर यस, बी फॉर नो। टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट? ताकि मैं आगे बढ़ूं तो मुझे थोड़ा सा वो तो हो, है ना। चलिए देखते हैं, हाउ मैनी ऑफ यू, और दादा रे दादा, मजा आ गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज। ठीक है, चलिए रेन, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की। ये फॉर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी अगर आपको मैं एक तरीके से समझाऊं। एक तरीके से समझाता हूं, बहुत गौर से समझना, मजा आ जाएगा। इससे क्या है आपको, और इससे क्या है आपको, टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी समझ में आ जाएगा, जिसमें दो तीन तरीके हैं। जैसे कि
one we call as the convectional rainfall, second we call as orographic rainfall, and third we call as frontal rainfall. फ्रंटल रेनफॉल, ये तीन तरीके हैं, तीनों को समझते हैं, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? चलिए, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द कन्वेक्शनल रेनफॉल. कन्वेक्शनल रेनफॉल, बच्चा लोग बहुत गौर से ध्यान से समझना जो ये टाइप ऑफ रेनफॉल मैं बता रहा हूं, ठीक है? अब क्या होता है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है हमने इस रेनफॉल को. कन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये है सरफेस. सरफेस का क्या हो जाना? वार्म हो जाना. सरफेस कैसे वार्म होगा सर? सनलाइट से वार्म होगा. इसके संपर्क में एक हवा आई, हवा राइज हुई. जब हवा राइज हुई सर, राइज होते होते इस हवा ने क्या बनाए? बादल बनाने शुरू किए. हवा ने क्या बनाने शुरू किए सर? बादल बनाने शुरू किए. अब ये बादल बनते जा रहे हैं, बादल बनते जा रहे हैं, ये हवा राइज करती जा रही है. अब ये बादल बन गए. अब हुआ क्या सर? जब ये बादल बन रहे थे, इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो के अंदर यहां पे एक चीज देखी मैंने, जो हवा ऊपर की ओर जा रही है उसे हम कहते हैं अपड्राफ्ट. इसे हम क्या कहते हैं? अपड्राफ्ट. और आपको पता है कि कुकर के ढक्कन की तरह एक लेयर यहां पे काम करती है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज. इसके ऊपर तो बादल जाते नहीं हैं, तो यहां तक बादल रुक गए. वैसे तो मैं कहूं अगर, तो इसको मैं इसी डायरेक्शन में बना लेता हूं, यहीं पे बना लेता हूं. दिस इज व्हाट वी कॉल एज ट्रोपोपॉज. इसे ही हमने क्या कह दिया? ट्रोपोपॉज कह दिया. रुक गए बादल. यहां से जाते जाते ये हवा इधर की ओर गई, ये हवा इधर की ओर गई, ठीक है? यहां पे कौन सा प्रेशर क्रिएट हुआ? लो प्रेशर क्रिएट हुआ. यहां पे कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स फॉर्म हुए, क्लाउड्स फॉर्म हुए, और इन क्लाउड्स के फॉर्म होने से रेनफॉल होने लगी. रेनफॉल होने लगी. इस रेनफॉल को हम किस नाम से जानते हैं? कन्वेक्शनल कन्वेक्शनल रेनफॉल के नाम से जानते हैं. इस रेनफॉल को हम किस नाम से जानते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल, राइट? और ये जो प्रोसेस है, क्यों कन्वेक्शनल कहते हैं? क्योंकि आपने मेरे साथ कन्वेक्शनल हीटिंग पढ़ा है, राइट? तो मैं आपको इसके बारे में एक ड्राफ्ट लिख देता हूं ताकि आपको कभी डाउट आए ही ना कि क्या है. देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला स्टेप, सोलर हीटिंग. लिख लीजिएगा साथ में, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा समझ में आएगा, हमेशा के लिए एप्लीकेबल रहेगा. सोलर हीटिंग, ओहो, वार्म्स द सरफेस. सबसे पहले तो जो सोलर हीटिंग हुई उसने क्या किया? सरफेस को वार्म कर दिया. जब इसने सरफेस को वार्म किया तो उसके बाद क्या होगा? जो कि सरफेस विच हीट्स द एयर अबव इट, द एयर अबव इट, द एयर अबव इट. सेकेंड नंबर पॉइंट पे व्हाट वी फाइंड, सेकेंड नंबर पॉइंट पे व्हाट वी फाइंड हियर इज, ध्यान से समझिएगा, वार्म एयर जिसके पास वाटर वेपर था, वार्म एयर कैरिंग वाटर वेपर, कैरिंग वाटर वेपर राइजेस, राइजेस. क्यों राइज होगी हवा भाई? क्योंकि सर गर्म हवा हमेशा क्या होती है? राइज होती है ना? थर्ड पॉइंट, एज इट राइजेस,
it cools and condenses to form clouds. ये भी समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है. As the water droplets become heavy, they fall down. इसी को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल के नाम से जानते हैं. इसी को हम किस नाम से जानते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल के नाम से जानते हैं. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? ये ना जनरली दिस अकर्स in equatorial regions, राइट? अब बताइए, क्या आपको समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स? आरएफ का मतलब रेनफॉल है भाई. कौन सी दुनिया में जी रहे हो? जहां तक मुझे लग रहा है आज अच्छा समझ में आ रहा होगा सबको, क्योंकि कुछ लोगों के घर पे अभी फोन जाएगा तो अपने आप ही पहुंच जाएंगे. ठीक है, आई विल गिव यू द टाइम टू नोट द थिंग्स. ठीक है, डन. अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज बताता हूं, बहुत गौर से सुनना. क्या होता है कि ऐसे रीजन्स में, इक्वेटोरियल रीजन्स में, जब व्हेन वाटर वेपर, पानी जो है, वाटर वेपर जो है, व्हेन वाटर वेपर इज हाई एंड surface is also warm, very warm लिख लो. तब क्या होगा? तब देखते हैं, बहुत गौर से सुनना. यहां पे क्या हुआ, ये जब सरफेस बहुत गर्म है तो हवा बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठी. ठीक है सर, मैं एक नई स्लाइड में बताता हूं, देखिएगा. अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मेरा मन मान नहीं रहा है, बस मैं बता देता हूं, बट स्टिल ठीक है, कोशिश करता हूं अगर समझ आए तो. देखिएगा, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थंडर स्टॉर्म्स. थंडर स्टॉर्म्स के अंदर क्या होता है? तीन स्टेजेस होती हैं, राइट? स्टेज नंबर 1 जिसको बोला जाता है यूथ स्टेज, मतलब अभी नया नया है, और इसको हम क्यूमुलस स्टेज भी कहते हैं. कौन सी स्टेज कहते हैं? क्यूमुलस स्टेज. सर ऐसा क्यों है? टेल अस. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये एक सरफेस था, और ये सरफेस क्या था? बहुत ज्यादा गर्म था, वेरी वार्म. बहुत बढ़िया. और इस सरफेस के संपर्क में जो हवा आई, उसके अंदर वाटर वेपर का अमाउंट भी क्या था? बहुत ज्यादा था. ठीक है, तो एक बात बताओ, जो हवा इसके संपर्क में आएगी वो हल्की होगी या बहुत हल्की होगी? मैं कहता हूं सर बहुत हल्की होगी. हल्की नहीं, बहुत हल्की होगी. सर क्यों बहुत हल्की होगी? क्योंकि ये सरफेस बहुत गर्म है. जब बहुत हल्की होगी तो सर ये हवा अचानक से रेज करेगी.
अचानक से रेज करेगी, अचानक से सडन राइज होगा। बिल्कुल सही बात है। सडन राइज क्यों है? क्योंकि बहुत ही हल्की है। मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, बहुत हल्की है। नहीं यार, अच्छा नहीं लगता ये। सडन राइज हो जाएगा, ठीक है, सडन राइज हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी लेस डेंसिटी, वेरी लेस डेंसिटी, ठीक है। अब जब ये हवा राइज हुई, इसके पास क्या था सर? वाटर वेपर था। वाटर वेपर, हवा राइज हुई, राइज होने से टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ। तो क्या बनने लगा सर? यहां पे बनने लगा क्लाउड। बट सर क्लाउड कैसा बन रहा है? क्लाउड सर इस तरीके से बन रहा है जैसे कि कॉटन की वूल होती है। बेसिकली ये सर कौन सा क्लाउड है? सर दिस टाइप ऑफ क्लाउड इज टर्म्ड एज क्यूमुलस क्लाउड, इसीलिए इसको क्यूमुलस स्टेज कहते हैं, ठीक है सर। सर इस स्टेज में हो क्या रहा है? पहली बात सर, यहां पे लो प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो हो गया। दूसरी बात, ऊपर जाने वाली एयर को, ऊपर जाने वाली एयर को एक नाम से जानते हैं हम, वी कॉल इट एज अपड्राफ्ट। अब आज के बाद आपको कभी ये डाउट नहीं आना चाहिए कि अगर कहीं लिखा हो अपड्राफ्ट, अपड्राफ्ट का मतलब क्या है? फटाफट से ऊपर उठ जाना। अपड्राफ्ट का मतलब क्या है? फटाफट से ऊपर उठ जाना, ठीक है सर। अपड्राफ्ट का मतलब है फटाफट से ऊपर उठ जाना। अब आती है स्टेज नंबर, दिस इज स्टेज नंबर 1। नाउ वी हैव रीच टू द स्टेज नंबर 2। अब ये प्रोसेस अगर कंटिन्यूअस चलता रहा, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहा, इन दिस प्रोसेस वी विल रीच टू द मैच्योर स्टेज। अब ये मैच्योर स्टेज आ गई। अब इस मैच्योर स्टेज में क्या होता है इसको समझते हैं। यही है पूरी कहानी का सार, यही है पूरी कहानी का सार, यही है मतलब अंत, जहां से आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पे क्या हुआ? दिस इज द सरफेस। हवा जो है बेटा बहुत तेजी से राइज कर रही है, तेजी से राइज कर रही है, तेजी से राइज कर रही है। बट इस हवा को अपनी औकात नहीं भूलनी है। क्यों? क्योंकि इस हवा को यह मालूम होना चाहिए कि ऊपर जो है वो ट्रोपोपॉज है। ऊपर कौन है? ट्रोपोपॉज है। ऊपर कौन है? ट्रोपोपॉज है। और इससे ऊपर तो ये जा नहीं सकती क्योंकि ये तो कुकर का ढक्कन है, राइट। यहां से हवा ऊपर उठी, ऊपर उठी, ऊपर उठी, ऊपर उठी। तो क्या ये हवा इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अगर आप देखोगे जहां जहां से ऊपर जाती जा रही है, वहां वहां से आपको क्लाउड बनाते हुए नजर आएगी? बिल्कुल सही बात है सर, क्लाउड बनाते हुए नजर आएगी। वहां से ये क्लाउड बनाते हुए नजर आएगी। अब ये हवा ऊपर तो जा नहीं सकती, कहां की ओर जाएगी सर? इससे टकरा के इधर की ओर चली जाएगी। मतलब ऐसा मानो ऊपर किसी ने ढक्कन लगा रखा है। आप ऐसे समझो कि यहां से हवा ऊपर उठी, ऊपर टकराई, टकरा के डाइवर्ज हो गई। ऐसे ही आप अपने कमरे में इसको इमेजिन करो, आपके पांवों के नीचे से हवा ऊपर उठी, सरफेस पे टकराएगी, ऊपर छत से टकराएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ऐसा ही यहां पे हुआ, इट इज डाइवर्ज्ड। इस वजह से आपको इसी तरीके से क्या दिखाई देंगे? यू विल सी द डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड्स लाइक दिस। यू विल सी द डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड्स लाइक दिस, राइट। ऐसे बादल आपको दिखे। यहां पे सर इसका नोमेनक्लेचर कर दो। ये क्या है सर? इसे तो हम कहते हैं अपड्राफ्ट। बहुत बढ़िया, अपड्राफ्ट। बट सर एक बात बताओ, मैं कहता हूं जो ये हवा ऊपर की ओर गई है, इसमें से ऊपर जाते जाते इसका टेम्परेचर तो हो गया बहुत कम, ये हो गई ठंडी। ठंडी हवा तो भारी भी होती है, तो कुछ हवा नीचे की ओर आएगी। हां सर, सम अमाउंट ऑफ एयर विल फॉल डाउन, कुछ अमाउंट ऑफ हवा नीचे की ओर भी आएगी। इसे हम क्या बोलते हैं सर? डाउन ड्राफ्ट। वी कॉल इट एज डाउन ड्राफ्ट। साइमल्टेनियसली रिमेंबर वन मोर थिंग, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। अब एक बात बताना सर, हुआ ये
कि नीचे तो पानी के ड्रॉपलेट्स थे, नीचे तो क्या थे, पानी था। ऊपर जाते जाते जैसे जैसे ये पानी ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये हवा पानी को ऊपर लेके जाएगी, ये तो यहां ले जाके क्या बना देगी, यहां ले जाके आइस बना देगी। बिल्कुल सही बात है, यहां तक आइस बन जाएगी। क्यों सर? जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, यहां पे क्या था, पानी, यहां पे क्या था, पानी, बट नाउ इट हैज फॉर्म द आइस। यहां पे क्या बन गई, आइस। बात तो सही है। मतलब क्या हुआ, जितना हवा ऊपर जा रही है उतना ज्यादा क्या बनते जाएंगे, इसमें आइस के क्रिस्टल बनेंगे। और आइस क्रिस्टल कहां आएंगे सर, नीचे की ओर आएंगे। इसीलिए इसको क्या बोला गया, डाउन ड्राफ्ट। डाउन ड्राफ्ट के अंदर कुछ तो एयर नीचे आती है, प्लस कुछ इसके अंदर रेनफॉल या कुछ इसके अंदर आइस के पार्टिकल्स नीचे की ओर आते हैं, उसे हम डाउन ड्राफ्ट कहते हैं। अब समझो क्या हो रहा है, एक बढ़िया गेम चल रहा है। वो गेम क्या है उसको समझो। मैं तो क्या कर रहा हूं, आपको एक एनलार्ज्ड व्यू बता रहा हूं, जितना समझ में आए उतना समझने की कोशिश करना, ठीक है? अदरवाइज कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर में तो समझ में आएगा ही। ऊपर बन गए बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स, यहां है थोड़े छोटे आइस क्रिस्टल्स, यहां है उससे छोटे आइस क्रिस्टल्स, और यहां है पानी। ये जा रहे हैं ऊपर, जा रहे हैं ऊपर, ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर वाले हो गए जिनका साइज बड़ा हो गया, ये हो गए हैवी, और हैवी पे कौन लगेगा, ग्रेविटी। ये आ रहे हैं नीचे, ये आ रहे हैं नीचे। तो क्या आपको इस बादल के अंदर एक खूबसूरत सा फिनोमिना नहीं दिखाई देगा? बादल इतना है, नीचे से छोटे पार्टिकल ऊपर, ऊपर से बड़े पार्टिकल नीचे, क्या ये सारे पार्टिकल आपस में टकराएंगे? यस, दीज ऑल पार्टिकल्स विल कोलाइड विद ईच अदर। जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो इस बादल के अंदर क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि सर ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिसने भी ये बताया उसने एक अनुमान लगाया। ना वो खुद बादल के अंदर गया, ना उसने कोई इंस्ट्रूमेंट बादल के अंदर भेजा, वो तो सिर्फ अनुमान लगा रहा है कि ऐसा हुआ होगा। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन गए तो क्या यहां पे करंट पास होगा? जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई देगी, lightning. Tell me, have you understood this part or not? बॉयंसी से बेटा तुम भी उड़ जाओगे थोड़े समय में, जैसे दिमाग आपका बॉयंसी में है ना, वैसे ही। अगली क्लास भी है तो आप जाएं अगली क्लास में, कौन रोक रहा है तुम्हें जाने से? एक बार और देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारू छे, अब ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना? चलिए, नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ व्हाट हैपेंस इज, वापिस रोकते हैं इसको ताकि बॉयंसी में लोगों का दिमाग उड़ ना जाए। चलिए, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये करंट पास हुआ, आपको बिजली दिखी, बहुत हाई वोल्टेज करंट पास होता है यहां से। अब क्या होता है, अब एक बात बताता हूं, जब आपने क्या किया, इससे क्या प्रोड्यूस हुई, लाइटनिंग प्रोड्यूस हुई। सर ये कौन सा क्लाउड है? सर इस क्लाउड को क्यूमुलो निम्बस क्लाउड कहते हैं। इस क्लाउड को किस नाम से जानते हैं? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी बलून में, बलून के अंदर एयर फिल कर रहे हैं,
बलून फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, आप एनर्जी दे रहे हैं, एक दिन बलून फूटेगा और आवाज आएगी। ऐसे ही क्या है, ये हवा राइज करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, इसके बीच में से लार्ज स्केल पे एनर्जी पास होगी, एनर्जी निकलेगी, तो क्या हवा अचानक से एक्सपैंड होगी? यस। जो यहां पे ये जो एयर बड़े मदमस्त तरीके से मजे लेते हुए ऊपर की ओर जा रही थी, क्या इस एयर का सडन एक्सपेंशन होगा? बिल्कुल सही बात है सर। वाई इज इट सो? सर सडन एक्सपेंशन इसलिए होगा क्योंकि यहां पे हाई वोल्टेज की एनर्जी निकली। इस सडन एक्सपेंशन के कारण जैसे बलून फूटता है वैसे आवाज आती है, वैसे ही आवाज आएगी किसकी? थंडर की। वैसे ही आवाज आएगी किसकी? थंडर की। और इसलिए क्यूमुलो निम्बस क्लाउड में मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड में क्या होता है? थंडर, लाइटनिंग और हैवी रेनफॉल। थंडर, लाइटनिंग और हैवी रेनफॉल। थंडर, लाइटनिंग और हैवी रेनफॉल। ठीक है। अब ये आया सेकंड स्टेज। स्टेज नंबर 3, लास्ट स्टेज है मेरे दोस्तों। अब जब बहुत तेज बारिश होने लगी, जब बारिश होने लगेगी, क्या ये सरफेस ठंडा हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर। अगर ये सरफेस ठंडा हो जाएगा तो हवा का राइज बंद हो जाएगा और जो बादल हैं वो छोटे बादल थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश करने के बाद यहां पे आपको अपड्राफ्ट जो है वो क्या होगा? बंद हो जाएगा। क्योंकि अपड्राफ्ट के लिए सरफेस क्या चाहिए था? गर्म, बट बारिश हो गई तो सरफेस हो गया ठंडा। यहां पे जो लो प्रेशर था वो खत्म हो जाएगा और ये पूरी की पूरी जो थंडर स्टॉर्म है वो बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिसिपेटिंग। डिसिपेट होने का मतलब डेड हो जाना, खत्म हो जाना, मृत हो जाना। इसे हम डिसिपेटिंग स्टेज कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? डिसिपेटिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है। यह होता है एक तरीके का रेनफॉल। जनरली दिस अकर्स इन इक्वेटोरियल रीजन्स एंड इक्वेटोरियल रीजन के अंदर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनते हैं और इस वजह से हैवी रेनफॉल एंड थंडर स्टॉर्म्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? थंडर स्टॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि इनके साथ अच्छी खासी आवाज आती है, थंडर एंड लाइटनिंग होती है। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस एंटायर सिनेरियो इज। राइट, थंडर हो गया, लाइटनिंग हो गया, कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गया। अब इसके साथ ही एसोसिएट करके मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसके साथ ही एसोसिएट करके मैं आपको बताऊंगा एक और कॉन्सेप्ट को जिसे हम हेल्स कहते हैं। हम इंग्लिश में तो इसे हेल्स कहते हैं, हिंदी में आपने सुना होगा ओले गिरते हैं। ओले गिरने का मतलब होता है, स्टेज 3 का बेटा मतलब यह है कि जब बारिश हो गई तो जो सरफेस था वो गर्म था, वो ठंडा होने लगेगा। जब सरफेस ठंडा हो गया, जब सरफेस ठंडा हो गया तब इसका मतलब है कि अब हवा राइज तो करेगी नहीं। जब हवा राइज नहीं करेगी तो फिर बारिश होना बंद हो जाएगी। खत्म, खत्म हो गया थंडरस्टॉर्म। ठीक है। जैसे आप ओले गिरना जिसे कहते हैं, समझिएगा। यहां पे मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं। हाउ आइस इज फॉर्म्ड अंडर द क्लाउड्स बच्चा, क्योंकि जितनी ज्यादा हवा ऊपर जाएगी उतना ज्यादा आइस बनने के चांस होंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चा। ठीक है, देखो अब क्या होता है, दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। वन वी कॉल एज स्नोफॉल और सेकंड वी कॉल एज हेल स्टॉर्म।
पहले तो आपको एक डिफरेंस समझना है। स्नो क्या होता है? स्नो का मतलब है जब वाटर वेपर, विल आइस फॉल ड्यू टू ग्रेविटी? ऑफ कोर्स आइस विल फॉल ड्यू टू ग्रेविटी। हां, ठीक है। देखिएगा स्नो का मतलब क्या है। व्हेन वाटर वेपर converts to ice crystals which are light, fluffy, मतलब बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, फ्लफी होते हैं, फेंक के मार रहे हैं, सॉफ्ट है, फ्लफी, सॉफ्ट एंड डेलिकेट, राइट। इसे हम कहते हैं स्नो। हेल्स क्या होता है? आप एक बात समझना, जब भी आइस हार्ड होती है ना, जब भी आइस हार्ड होती है उसका एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है वो समझो। मान लो क्या हुआ, ध्यान से समझना। यहां पे आइस बना, क्योंकि आप देख रहे हो ये सरफेस है, सरफेस से जितना ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाटर वेपर किस में बदल गया? वाटर वेपर बदल गया आइस क्रिस्टल में, बन गई क्या? स्नो। ये नीचे आया, डायरेक्टली नीचे आ गया। अब देखो क्या हुआ है, बहुत गौर से प्यार से सुनना। ऊपर क्या बनी? स्नो, ठीक है। स्नो नीचे आने लगी। जब ये नीचे आया तो आप जानते हो जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम होगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। नीचे तो तापमान ज्यादा है, तो इतना बड़ा पार्टिकल था स्नो का, धीरे धीरे पिघलते छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में आके यहां पे आप मदमस्त तरीके से कश्मीर में वादियों में आप अपना एंजॉय कर रहे थे। कोई दिक्कत ही नहीं है, इसे हम स्नोफॉल कहते हैं। बट अगर आप कश्मीर में नहीं हैं तो यहां का तापमान क्या है? बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। आप अगर दिल्ली में हैं तो क्या ये पूरा स्नो मेल्ट हो जाएगा? हां सर, पूरा स्नो मेल्ट हो जाएगा और आपको क्या नजर आएगी? रेनफॉल नजर आएगी। तो आपको समझ में आया? अगर सराउंडिंग में तापमान, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन एरिया में बहुत कम है सराउंडिंग का तापमान, इसलिए आपको सीधा स्नोफॉल दिखा। बट स्नोफॉल और नीचे आएगी। अब आप ऐसे देखो ना, एक तो आप यहां पे हैं, यहां पे तो इधर है, और ये जो तापमान है, अब देखो ये धीरे धीरे क्या होता रहे। प्लेन एरिया में एल्टीट्यूड कम हुआ, यहां पे एल्टीट्यूड कंपैरेटिवली अभी भी क्या है? ज्यादा है। इस वजह से अगर आप देखोगे यहां का एल्टीट्यूड कम है, यहां एल्टीट्यूड बहुत ही नीचे आ गया, इसका मतलब यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां पे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। यहां तो भाई साहब हो जाएगी स्नोफॉल और यहां होगी रेनफॉल। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट गाइस। अब पता लगा फर्क स्नोफॉल कब है, रेनफॉल कब है? ड्यू पॉइंट होता है देव शर्मा जी, वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वेरी गुड, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बेसिकली ऊपर से तो स्नो ही निकला था, बस तेरी किस्मत खराब थी कि तू दिल्ली में था। अगर तू हिमाचल में होता तो तेरे को स्नो ही नजर आता, या कश्मीर में होता तो भी स्नो ही नजर आता। सर ये तो समझ में आ गया कि स्नोफॉल और रेनफॉल क्या होता है। फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल अगर आप बताएं सर, ये भी हो गया और ये भी हो गया, राइट।
ठीक है, अब हेल क्या है, ये क्या है भाई, ये बीमारी क्या है, इसको भी तो दूर करो। अब क्या होता है, हुआ ये, बट सर अबाउट एक्सेप्शनल केसेस, वो एक्सेप्शनल है। अब हेल्स देखते हैं, ठीक है, वो क्या है। जब भी ऐसे रीजन्स जहां पे आ रहे हैं, जब भी ऐसे रीजन्स जहां बहुत गर्मी हो जाती है और ऐसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, इन केस में क्या होता है उसको समझें। देखो, कोई भी पार्टिकल, ये स्नो है, ये क्या है, स्नो है, मान लो ये स्नो है। जब ये नीचे आ रही थी, नीचे आ रही है, सर ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया, नीचे आते आते मेल्ट हो गया। बट सर इसमें तो हवा बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, तो ये जो मेल्ट होके पानी की बूंदें बनी, सर इनको वापस ऊपर ले गया, इनको हम वापस कहां ले गए, ऊपर ले गए। जब ये वापस ऊपर गया मेरे दोस्तों, तो वापस क्या बन गया, स्नो बन गया। फिर बाहर हुआ, वापस नीचे आया, वापस नीचे आया, फिर मेल्ट हो गया, फिर इसको हवा ऊपर ले गई। तो क्या यहां पे जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है, मेल्ट हो जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फ्रीज हो जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, मेल्ट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फ्रीज हो रहा है। क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं ऑल्टरनेट मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग हो रहा है, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग हो रहा है। या तो वो देखो, तीन कंडीशन है, या तो अगेन सीधा नीचे आ जाए, तब तो स्नोफॉल है, सीधा नीचे आ गया पानी की बूंदों के रूप में, रेनफॉल है। नीचे आया, वापिस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। ऐसी केसेस के अंदर ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां से हवा ऊपर की ओर जा रही है, हवा ऊपर की ओर जा रही है, वापिस उसे ऊपर लेके जा रही है, हवा उसे वापिस ऊपर की ओर लेके जा रही है, राइट, हवा वापिस उसे ऊपर की ओर लेके जा रही है। फिर ऊपर इसका वेट बढ़ जाता है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, ऊपर इसको कौन लेके चला जाता है, वापस हवा ले जाती है। अगर हवा की स्पीड ऊपर जाने वाली इतनी तेज ना होती, फिर तो सर सीधा नीचे आ जाता। बट अगर यहां से ऊपर जा रहा है, अब मेरे से सवाल पूछा विंटर में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा विंटर में इतनी तेजी से हवा ऊपर नहीं उठती, क्योंकि ऊपर उठने के लिए क्या चाहिए बेटा, वेरी वार्म सरफेस, वेरी वार्म सरफेस, राइट, टच नहीं करते हैं, सरफेस को टच नहीं करते हैं, राइट। अयान अखलक, जो भी आप हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, आज मैं 7:15 तक पढ़ाऊंगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लीव, अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू कमेंट, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, राइट। दूसरी क्लास अटेंड करो, कोई नहीं रोक रहा। हां, ये सारा जो प्रोसेस है वो क्लाउड के अंदर ही है। तैयारी करने से पहले तमीज सीखते हैं, जो आपके पास नहीं है, आई एम सॉरी टू से, ठीक है, बिल्कुल। ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पे डन। सो विद दिस व्हाट हैपेंड, इक्वेटोरियल रीजन में आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल साजिद एकदम सही है, इक्वेटोरियल रीजन में क्या मिलेगा आपको, ऐसी चीजें मिलेंगी। डन रहा, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डन। नाउ जब ये ऑल्टरनेटिव फ्रीजिंग और मेल्टिंग हो जाएगी, इस केस के अंदर जो स्नो है वो क्या होने लगेगा, हार्ड होने लगेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, हेल कहते हैं। तो क्या जहां थंडर स्टॉर्म्स होते हैं वहां पे चांसेस हैं किसके, हेल स्टॉर्म्स के। और थंडर स्टॉर्म्स की पहली कंडीशन क्या है मेरे दोस्तों, वार्म सरफेस। इसलिए क्या जो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आपने ये इक्वेटोरियल रीजन लिखा, यहां पे थंडर स्टॉर्म्स के साथ साथ हेल स्टॉर्म्स भी हो सकते हैं, यस, हेल स्टॉर्म्स भी हो सकते हैं।
राइट? बिल्कुल, सारा कुछ टेम्परेचर का खेल है। क्लाउड में पानी कैसे होता है? जैसे दिमाग में भूसा। ठीक है, नाउ नाउ आई विल टेल यू कि कल आप इसको दोबारा ध्यान से रिवाइज करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? कल इसको थोड़ा सा और आगे की ओर लेके चलते हैं, ताकि इस पूरी की पूरी जो क्लास है उसको आप 2 बार पढ़िएगा। एसिड रेन वैसिड रेन सब समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? लाइटनिंग स्ट्राइक का क्या कॉन्सेप्ट है वो कल हम देखते हैं, नहीं तो आपके इकोनॉमी के अंदर आपको जो कमेंट में गदर मचाना है वो कैसे मचा पाओगे? ठीक है, विल सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट गाइस।